हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बंगाल के विभाजन के बारे में, जो कि सन 1905 में देखने को हमें मिलता है भारतीय इतिहास में। इससे पहले हमने जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बीच में किन चीज़ों को लेकर विवाद था, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी, मैथोडोलॉजी क्या थी, इन सब के बारे में हमने जो हमारे पिछले वीडियोस थे, विगत वीडियोस में हमने चर्चा करी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले आप सबको एक रिमाइंडर मेरा ये है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरी रीच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके, और कमेंट आपका बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरी वीडियोस को रिकमेंड कर पाता है अन्य लोगों के लिए भी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करते हैं चीज़ों पे। दैट्स इट। चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल का विभाजन निश्चित तौर पे भारत के जो भी इतिहास रहा है उसमें बंगाल का विभाजन कष्टदायी तो है ही साथ में, और ये साथ में उस समय जो कांग्रेस थी, और स्पेशली अगर आप बात करें जो मॉडरेट्स की बात, नरम दल के लोग हैं, उनकी असफलता का भी प्रूफ है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर बात करेंगे कि लॉर्ड कर्जन, जिसका कि कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहा, उसने जितने भी प्रशासनिक सुधार किए हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसका अपोजिशन हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर ऑफ 1905। सबसे बड़ी बात है, रियल अटैक ऑन बंगाल केम एज अर्ली एज 1899। अगर आप असली में पूछा जाए तो बंगाल के ऊपर जो आक्रमण है, यानी कि बंगाल के ऊपर जो दबश देना स्टार्ट करा है कर्जन ने, वो 1899 में ही किया था, जब वो जिस साल वो आया था। हुआ ये था कि कलकत्ता का जो कॉरपोरेशन होता था, ठीक है, उसमें जनरली क्या होते थे, कुछ सदस्य उसमें इलेक्टेड मेंबर्स कुछ लोग चुनकर आते थे, इनकी संख्या इसने घटा दी। अब जो लोग चुनकर आते थे जनरली वो भारतीय होते थे। अब जब कलकत्ता की इसमें कॉरपोरेशन में चुने हुए लोगों की, यानी कि भारतीयों की संख्या को कम कर दिया जाता है, तो ये इसका भी विरोध हुआ था वहाँ पे 1899 का, जिसको कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट हम बोलते हैं। और ये सब किया क्यों था उसने, जो यूरोपियन बिजनेसमैन थे उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यूरोपियन जो भी व्यापार बंगाल से होता था, उनके जो भी लाइसेंस होते थे, तो जो भारतीय होते थे वो उसमें देरी कर देते थे, मतलब उसको पास करने में, ठीक है। तो इस तरीके से कर्जन ने जो कॉरपोरेशन एक्ट था 1899 के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को कम कर दिया। तो एक तो आक्रमण, कहने का मतलब है ये कलकत्ता को वहीं से कमज़ोर बनाया जा रहा था। इसके बाद ब्रिटिश को हम देखते हैं कि इनके पास ये जो दिमाग आइडिया है कि बंगाल का पार्टीशन क्यों करना चाहिए, आया क्यों और कैसे आया। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आइडिया देने वाला जो शख्स है, उसका जो नाम है वो है विलियम बार्ड, जिसने 1896 में ये आइडिया दिया था। और विलियम बार्ड कौन था? उस समय चीफ कमिश्नर और असम का चीफ कमिश्नर हुआ करता था। बाद में हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे जो नेशनलिस्ट की भावना, यानी कि राष्ट्रवाद की भावनाएं बंगाल के रीजन में ज़्यादातर जाग रही थी और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए उन्होंने बंगाल के दो विभाजन करने की कोशिश की। तो लेटर टू मीट द ग्रोइंग नेशनलिस्ट चैलेंज इन ईस्टर्न इंडिया, जो कर्जन था और उसका जो एडवाइजर था सर एंड्रयू फ्रेजर, जिसकी अध्यक्षता में 1902 में ये पुलिस कमीशन का गठन हुआ था, ये पुलिस आयोग का गठन हुआ था वो। तो कर्जन और एंड्रयू फ्रेजर, जो कि उस समय था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेजर। और एच.एस. रिसली कौन था? सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय सेक्रेटरी था एच.एस. रिसली, एंड्रयू फ्रेजर था लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, और कर्जन था वाइसरॉय। इन लोगों ने मिलके जो प्लान तैयार किया वो ये था, फाउंड इट इन द डिवीजन ऑफ द बंगाली स्पीकिंग पीपल। उन्होंने ये सोचा कि इनको हम माइनॉरिटीज़ बना देते हैं, दो पक्ष को हम तोड़ेंगे और माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। कर्जन ने साथ में ये भी कहा था, रिसली ने, द ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिसली ने दिया था वो ये कहा था कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। अगर बंगाल यूनाइटेड रहेगा तो एक शक्ति रहेगा, और बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। और अगर बंगाल को हम बांट देंगे तो ये अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा, यानी कि उसकी जो यूनिटी है खींचातान होगी और यूनिटी इसकी खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से कर्जन ने यह कहा था, द इंडियंस ओनली बिजनेस वॉज टू बी गवर्न। हमें भारतीयों से सिर्फ इतना काम था कि हमें उनके ऊपर शासन करना था, गवर्न करना था उनको। एंड इट वॉज सैक्रिलेज ऑन इट्स पार्ट टू हैव एनी अदर एस्पिरेशन। और अगर इसके अलावा कोई और भी विचार आता तो कह सकते थे वो खंडन था, ठीक है ना, अपवित्र विचार था। अनदर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन वाज टू स्प्लिट अप द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। जो दूसरा बड़ा कारण था वो हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करना था। सरकार तो कह रही थी कि हमने इसको क्यों अलग किया, सरकार का भावना था कि हमने प्रशासन के लिए, बेटर प्रशासन के लिए इसको अलग किया है, लेकिन द रियल कॉज वाज टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम्स। देखते
अब इस स्कीम को डिफेंस की बात क्या करेंगे। डिफेंस यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या बहाने बनाए, अंग्रेज़ों ने ये बहाने बनाए, इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो प्रभाविता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस का गठन होना था, ईस्टर्न बंगाल और असम को एक में करके रखना था, एक सेपरेट सिविल सर्विस कैडर बनाया जाना था ईस्टर्न बंगाल और असम को मिलाकर। इसके अलावा ये भी कहा गया जो इंटरेस्ट हैं टी गार्डनर्स के, ऑयल और कोल इंडस्ट्रीज़ के, उनकी भी सुरक्षा करी जाएगी। असम प्लांटर्स एक्सेस टू पोर्ट चिटगांव चीपर मैरी टाइम, कि इससे क्या होगा कि जो असम के प्लांटर्स होंगे वो चिटगांव बंदरगाह तक जो था आसानी के साथ उनकी पहुंच हो पाएगी, जिससे कि जो मतलब कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा हो जाएगा, सस्ता, चीपर मैरी टाइम उनको वहाँ पे मिलेगा, यानी कि पानी के रास्ते से जो माल ढुलाई का काम था वो सस्ता पड़ेगा। असम बंगाल रेलवेज वुड बी ब्रॉट अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और साथ में ये भी कोशिश की गई कि जो असम और बंगाल रेलवेज है उसका एक ही डिवीज़न, एक ही यूनिट बनाई जाए। तो ये तो सरकार की मतलब बहानेबाजी थी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। रोड टू पार्टीशन की बात करेंगे। रोड टू पार्टीशन में हमें ये देखना होगा, अब पहले ये डिस्कस कर लेते ज़रा क्या होना था। ये डिवीज़न होना था ये वाला, ये जो पश्चिम बंगाल है ये एक हिस्सा होना था, ईस्टर्न बंगाल को असम के साथ ये मर्ज करने वाले थे। ये ईस्टर्न बंगाल होता और ये आपका पश्चिम बंगाल होता, वेस्टर्न बंगाल, राइट। ईस्टर्न बंगाल में जो लोग रहने थे वो ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले लोग थे और नॉन मतलब मुस्लिम से इसमें ज़्यादा होने थे। पश्चिम बंगाल में हिंदी स्पीकिंग या ओडिया स्पीकिंग लोग, यानी सॉरी हिंदी बंगाली स्पीकिंग एंड ओडिया स्पीकिंग ज़्यादा लोग थे, और यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी होनी थी। तो इन्होंने भाषा के आधार पर भी बांट दिया, जैसे यहाँ पर पहले धर्म के आधार पर, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा होने थे, यहाँ पर मुस्लिम, यहाँ पर बंगाली और उड़ीसा भाषा वाले ज़्यादा होने थे, और ईस्टर्न बंगाल में उर्दू भाषाई वाले लोग ज़्यादा होने थे। तो बंगाल का जो डिवीज़न है वो लैंग्विस्टिक आधार पर एंड रिलीजियस आधार पर इन्होंने किया हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं हुआ ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि 1903 को ही जो कर्जन की स्कीम थी उसको ओरिजिनली जिस नाम से जानते थे वो नाम था टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना गया। क्या जाना गया उसका ऑफिशियल नेम क्या था बंगाल डिवीज़न स्कीम का? टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पहले जून 1903 में पब्लिकली सबके सामने आती है। इसके बाद होता है कि 7 जुलाई को जो एक आर्टिकल प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम था ग्रेव नेशनल डिसास्टर। दादा भाई नौरोजी ने ये प्रस्तुत किया था बंगाली भाषा में, और ये चेतावनी दी थी इस आर्टिकल में कि अगर ब्रिटिश ऐसा करते हैं तो ये राष्ट्रीय डिसास्टर साबित होगा, एक गंभीर। 19 जुलाई को बंगाल का विभाजन अनाउंस किया जाता है। ये तारीखें याद रखना, ये पूछी जाती है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभाव में आ जाता है, और इसी दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार था, राखी बंधन था, और 18 अक्टूबर से स्वदेशी मूवमेंट शुरुआत हो जाती है। तो 19 जुलाई को अनाउंस किया गया, 16 अक्टूबर को ये क्या क्या होता है, इफेक्ट में आ जाता है, प्रभावित होगा। चलिए क्या हुआ कि जो न्यू प्रोविंसेस ऑफ बंगाल विथ इट्स कैपिटल एट कलकत्ता वाज टू कंप्राइज 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पश्चिम बंगाल। इस एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट होने थे? 11 डिस्ट्रिक्ट होने थे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग एज ऑल्सो द होल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन हिंदू। तो ये जो दार्जिलिंग वाला ये जो इलाका है, ये वाला ये देख रहे हैं आप, ये दार्जिलिंग भी इसी में ही होना था। ये दार्जिलिंग भी किसका पार्ट होना था? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और असम पार्ट, ये इलाका था आपका, कह सकते हैं ये जो आज के जो बांग्लादेश है, ये था ईस्टर्न बंगाल का एरिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की जो शुरुआत है वो होती है 18 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर को जिस दिन ये बंगाल विभाजन हुआ उस दिन था रक्षाबंधन का त्यौहार। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी और यूनिटी का सिंबल शो किया। राखी रक्षाबंधन क्या होता है कि हम एक साथ हैं। The initial objective of the movement was the annulment of partition of Bengal. However, it was soon superseded by the greater objective of attainment of Swaraj. शुरुआत में अगर बात करें कि स्वदेशी मूवमेंट का जो कैरेक्टर था, नेचर था, वो ये था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि एंटी पार्टीशन आंदोलन था। तो बंगाल का विभाजन हुआ, इसके विरोध में आंदोलन खड़ा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे देखते हुए इसकी मांग हो गई कि स्वराज हमें अटेन करना है। अब अगर आप बात करेंगे तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है सुमित सरकार। उन्होंने ये कहा कि इस आंदोलन में 4 प्रकार की चीज़ें काम कर रही थी, यानी कि कह सकते हैं 4 ट्रेंड्स काम कर रहे थे। पहला ट्रेंड ये था जो मॉडरेट ट्रेंड था। मॉडरेट का मतलब है जो नेता थे जैसे सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इस प्रकार के लोग अपना एक अलग कार्यक्रम चला रहे थे। दूसरा बात चल रही थी स्वदेशी अपनाने की बात चल रही थी। तीसरी बात चल रही थी पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की, है ना, कि जो गर्म दल के लोग थे वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो चौथी बात चल रही थी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे
हिंसा वाली बात। तो 4 ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया है सुमित सरकार ने। आगे देखेंगे, द 2 मेन करेंट्स पर विजुअल इन दिस एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो स्टैंड जो ट्रेंड था उनमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या क्या था, ये नॉन पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड लेबर। सबसे बड़ी बात थी कि ज़्यादा जोर दिया जा रहा था स्वदेशी पे और उससे भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था स्वतः के निर्माण पर, स्वयं निर्माण करिए। ठीक है, दूसरी बात है नई नई फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करी जा रही थी। जब बात ये हो रही ना कि सेल्फ डेवलपमेंट हमें करना है, सेल्फ डेवलपमेंट का हो गया, स्वदेशी की बात हो गई, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की स्थापना करी जाती है। जैसे तो बंगाल केमिकल की स्थापना होती है इन द ईयर ऑफ 1893। इसके अलावा राष्ट्रीय एजुकेशन मूवमेंट भी शुरुआत होते हैं कि लोग मतलब अपने अपने स्कूल्स में जो लोकल लेवल पे स्कूल्स बनाए गए थे भारतीयों के द्वारा, उनमें लोगों का एडमिशन करवाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन मूवमेंट का क्या क्या हिस्सा थे, ये है भगत चतुष्पति, 1895 में स्थापना हुई सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, तो भगत चतुष्पति की स्थापना किसने करी है, सतीश को चतुष्पति सतीश, इस तरीके से। तो डाउन सोसाइटी 1902 में स्थापना हुई थी और डाउन सोसाइटी किसने, सारस्वत आयतन। ठीक है, तो डाउन का मतलब होता है कि सुबह की पहर होती है, तो सुबह सुबह हम लोग सरस्वती की वंदना तो डाउन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने। हाँ, सरस्वत आयतन की स्थापना 1902 में हुई, किसने, ब्रह्मानंद उपाध्याय ने। तो ब्रह्मानंद जो होते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध है, ये याद रखना है। और शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी, जो कि एक स्कूल के तरीके से काम कर रहा था शांति निकेतन। जो 4 चीज़ें, भगत चतुष्पति 1895, सतीश चंद्र मुखर्जी ये पहले ही कर चुके थे, डाउन सोसाइटी 1902, सरस्वत आयतन और ब्रह्मानंद उपाध्याय ने 1902 में, और शांति निकेतन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये क्या थी, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म विद इट्स एम्फेसिस ऑन पैसिव रेजिस्टेंस। दूसरी बात जो चल रही थी वो चल रही थी किस चीज़ के लिए, पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में। हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया कि भारत में पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देने वाला तो पहला क्रांतिकारी है जो नेता है वो है अरविंदो घोष, बंगाल से। तो देखते हैं, अरविंदो घोष, ब्रह्मानंद उपाध्याय, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने क्या डिमांड किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। इसके साथ में उन्होंने जो विदेशी जो सामान था उनको बॉयकॉट करने की सिफारिश करी, और साथ में ये भी जोड़ दिया कि हम स्वदेशी जो सामान है उसको अपनाएं। साथ में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही और पैसिव रेजिस्टेंस करने के लिए जोर दिया। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके से है, यानी कि गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो इसी का एक बड़ा रूप है। इसके अलावा हिंदू जो रिलीजियस सिंबल्स थे, यानी कि हिंदुओं के धर्म से संबंधित जो सिंबल्स थे उनका प्रयोग किया गया जनता को इकट्ठा करने के लिए, मास को मोबिलाइज करने के लिए। किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। पहले वीडियोस में उन्होंने डिस्कस किया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हैं, उनको कर्मयोगी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पैटी स्टेट्स का विध्वंस कर दिया था, यानी कि छोटे छोटे स्टेट्स को विध्वंस खत्म करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी, वैसे ही हमें करना पड़ता है। ये भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे डिप्लोमेट भी थे, एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट भी थे और कर्मयोगी भी थे। तो हम सबको कर्मयोगी बनना है। साथ में इन्होंने भारत को जो माता का दर्जा है वो भी इन्होंने दिया। भारत को माता कहने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ द भारत एस माता। इसके अलावा भगवत गीता सोर्स हो गई थी स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन का। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा हम लोगों ने उनकी जो आइडियोलॉजी थी वही इसमें देखा है। अरविंदो घोष जो है वो थ्योरी, जो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये पूछा जाए क्वेश्चन की, ये एंटी पार्टीशन बंगाल में बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स की थ्योरी के साथ में सबसे पहले आया कौन, तो वो थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने कहा कि हमें ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना चाहिए, ब्रिटिश सिस्टम जो शिक्षा की पद्धति उसका बॉयकॉट करें, जुडिशरी का बॉयकॉट करें, एंड एग्जीक्यूटिव और सरकार का भी बॉयकॉट करना चाहिए, एंड द सोशल बॉयकॉट ऑफ द लॉयलिस्ट, और जो सरकार के जो भी पिट्ठू लोग हैं उनका भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए। तो बॉयकॉट का जो थीम लेकर आए हैं कौन लेकर आए हैं, अरविंदो घोष। इसके अलावा एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, क्या था, सेल्फ रिलायंस पर, यानी कि स्वयं आत्मनिर्भरता पर जोर देने की बात थी या फिर आत्मशक्ति की बात थी। आत्मशक्ति की जो बात है, देखो अगर बात कहा जाए कि बॉयकॉट की बात किसने करी है, बॉयकॉट की बात कर रहे हैं अरविंदो घोष। सेल्फ रिलायंस की बात या आत्मशक्ति की बात करेंगे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो अरविंदो घोष ने बॉयकॉट की बात कर रहे हैं जनरली, और आत्मशक्ति से आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत सारी इंडस्ट्रियल वेंचर्स ओपन किए गए थे, मैंने अभी पहले बताया था, जैसे कि इसमें से एक
ये केमिकल, ये तो बंगाल केमिकल 1893 में पहले ही ओपन कर लिया गया था। इस समय जो जो ओपन किए गए थे उनके ज़रा हम नाम देख लेते हैं। जैसे कि बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स ओपन किए गए थे किसके द्वारा? आचार्य पीसी रे के द्वारा। लक्ष्मी कॉटन मिल्स की स्थापना हुई इसी टाइम पे, मोहिनी मिल्स और नेशनल टेनरी। टेनरी का मतलब क्या होता है? चमड़े की उद्योग। इसके अलावा 22 अक्टूबर 1905 को जो कार्लियाइल था उसका नाम जो था उस समय पद था चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। इसने एक सर्कुलर जारी किया, इसको बोलते हैं कार्लाइल सर्कुलर। कार्लाइल सर्कुलर। अब इस कार्लाइल सर्कुलर जो है वो शिक्षा से रिलेटेड था, है ना, शिक्षा से रिलेटेड था। इसने ये धमकी दी थी जो लोग अभी मतलब नाम कटवा के यानी कि अपना नाम रिक्त करा के भाग रहे हैं उन्हें बाद में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया बॉयकॉट मूवमेंट को। ओनली फॉर बंगाल। देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी समय बनारस का सेशन हुआ 1905 में, तो कांग्रेस में एक विधेयक रखा गया। उस प्रपोजल को रखा किसने था? बंगाल विभाजन के प्रपोजल को मदन मोहन मालवीय ने। इस बंगाल विभाजन को रखा गया और सपोर्ट किया था लाला लाजपत राय ने। तो इसी में कांग्रेस ने ये अपना लिया कि हम चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कांग्रेस में ये बात कही गई कि ये सिर्फ बंगाल तक सीमित रहना चाहिए। अगर अदर स्टेट्स में, अदर रीजन्स में अगर ये इसका प्रसार होता है तो फिर ये सरकार के लिए खतरा हो सकता है, या ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। हो सकता है कि सरकार हमारे ऊपर वायलेंस का प्रयोग करके इसे दबाने की कोशिश करे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि जो मूवमेंट है ये देश के अदर कोने में भी पहुंचे, जबकि मॉडरेट चाहते थे इट शुड बी लिमिटेड टू द बंगाल। ठीक है, तो इसी तरीके से मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनके बीच की जो खाई है अब वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। 1906 के सेशन में कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी उसको डिक्लेयर कर दिया, स्वराज का अपना एम डिक्लेयर कर दी थी ये कांग्रेस। जैसे कि यूके या अदर कॉलोनीज में स्वराज दिया गया उसी तरीके से हमें भी स्वराज चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम और देखें बंगाल, कुछ न्यूज़पेपर उस समय बहुत एक्टिव थे बंगाल डिवीज़न के टाइम पे जिन्होंने बंगाल डिवीज़न को अपोज किया था। जैसे बंगाली किसका था? गिरीश चंद्र का और गिरीश चंद्र घोष और सुरेंद्र बनर्जी से संबंधित थे। हितवादी जो था तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी चलती थी ना गोखले की, उसकी थे। संजीवनी जो था वो जो ब्रह्म समाज था ना, संजीवनी, इसको ब्रह्म समाज का न्यूज़पेपर हुआ करता था संजीवनी, कृष्ण कुमार इसको ऊपर चलाते थे। इसके अलावा जो सलीमुल्लाह खान थे नवाब ऑफ ढाका जो थे, उनके जो भाई थे अतीकुल्ला खान और लियाकत हुसैन, अब्दुल राशिद और इस्माइल चौधरी, इन्होंने भी बंगाल डिवीज़न का अपोज किया था उस समय। क्यों? ठीक है। इसके अलावा अप्रैल 1906 में बारीसाल में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम बंगाल की प्रांतीय कॉन्फ्रेंस कहते हैं। किसके अंडर में हुई थी? अब्दुल रसूल के अंडर में। इसी में युगांतर न्यूज़पेपर ने लिखा था, क्या लिखा था? द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम लाइज इन द ओन हैंड ऑफ द पीपल। जो समस्या का समाधान है वो हमारे खुद के हाथों में निहित होता है। 30 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया हैड टू रेस्ट देयर 60 करोड़ हैंड्स। 30 करोड़ भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे। वी हैव टू फेस पावर बाय यूजिंग पावर। हमें शक्ति का सामना शक्ति का प्रयोग करके ही कर सकते हैं। तो ये जो कथन था ये युगांतर न्यूज़पेपर में छापा गया था बारीसाल कॉन्फ्रेंस के संबंध में। अब अगर हम बात देखेंगे कि हमने अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि सेल्फ रिलायंट में, तो हमने सेल्फ रिलायंट के नाम पर क्या क्या चीज़ों की स्थापना करी थी वो जरा देख लेते हैं। जैसे कि 1905 में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसको अध्यक्षता करी थी रघुवंश दत्ता ने, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। 1905 में पहला नेशनल स्कूल ओपन हुआ था, कहाँ पे? रंगपुर में। बाद में सुभाष चंद्र बोस भी इसके प्रिंसिपल रहे थे। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेसिडेंशियल जो स्पीच थी 1906 की दादा भाई नौरोजी की, वो पढ़ी थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जिन्ना ने इसी में कांग्रेस को इन्होंने जो ज्वाइन किया था 1906 के सेशन में। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। इसके अलावा तो 1905 में इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई आरजी दत्ता के द्वारा। 1905 में पहला नेशनल स्कूल ओपन हुआ रंगपुर में। 4 रिजोल्यूशंस हैं इसी सेशन में पास किए गए थे। किस सेशन में पास किए गए थे? 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें। वो 4 रेजोल्यूशन क्या क्या थे? और यही जो 4 रेजोल्यूशन हैं, ये 4 रेजोल्यूशन यही बाद में जब गर्म दल के लोग कहते हैं कांग्रेस से कि ये जो 4 प्रपोजल हैं, जो 4 रेजोल्यूशन है, इनको अप्लाई किया जाना चाहिए, तो नरम दल के लोगों ने मना कर दिया और इसी यही कांग्रेस के विभाजन का कारण बनता है सूरत 1907 में। वो 4 क्या थे प्रपोजल? सबसे बड़ी बात है स्वदेशी को अपनाने की, बॉयकॉट की बात थी, और राष्ट्रीय शिक्षा की बात थी, और सेल्फ गवर्नमेंट की बात थी। हियर द डिमांड फॉर स्वराज वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म।
इंडियन सोसाइटी, अब जैसे हमने 2 संस्थान तो ये देख लिए कि 1905 में, उसी तरीके से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। जो नंदलाल बोस थे, ये पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिनको इस आर्ट सोसाइटी से क्या स्कॉलरशिप मिली थी। अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल वॉलंटियर बॉडीज और समिटीज स्प्रिंग अप। उसी समय बहुत सारी वॉलंटियर और की जो बॉडीज थी और समिटीज हैं वो उनका निर्माण हुआ। कुछ उनमें से कौन सी थी? जैसे डाउन सोसाइटी की स्थापना किसने करी? सचिंद्र मुखर्जी, ठीक है ना। तो सचिन जो थे ना, उनका कभी डाउन नहीं आया क्रिकेट में। एंटी सर्कुलर सोसाइटी, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी थी अश्विनी कुमार दत्ता ने। उसी से नाम मिलता जुलता है आर्य बांधव समिति, ये करी थी तिलक ने, क्योंकि तिलक ने आर्टिक होम ऑफ द वेदास या आर्यों का जन्म स्थान कहाँ पे था उस बारे में लिखा था, तो उससे रिलेटेड है। अनुशीलन समिति पी मित्रा ने स्टार्ट करी थी 1902 में। उसी तरीके से डक्का अनुशीलन समिति पुलंदास ने शुरुआत करी थी कब? 1908 में। तो अब ये देखो, पुलंदास ने कब स्टार्ट करी थी? 1908 में। और पी मित्रा ने स्टार्ट करी थी 2 में, ठीक है। तो डक्का, इसको जनरली ये पूछते हैं कि ढाका अनुशीलन समिति किसके द्वारा? पुलंदास के द्वारा 1908 में। इसके अलावा ये हमने डिस्कस कर ही लिया सूरत। इसके बाद ही हम क्या देखेंगे कि जो अभी 4 ये हमने देखे हैं, ये जो 4 प्रपोजल्स थे, 4 रेजोल्यूशन से, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट, इन्हीं को लेकर 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। कहाँ पे? सूरत में। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1907 में विभाजन हो जाता है सूरत का। अब देखो 1907 में जब सूरत में डिवीज़न होता है तो नरम दल था और एक गरम दल के लोग थे, है ना, गरम दल। तो अब ये गरम दल के लोग तो बाहर हो जाते हैं कांग्रेस से, अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। अब पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई? गरम दल के हाथ में। तो 1908 का जो सेशन होगा वो कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। और ये सेशन जो होगा है, इसको मेहता कांग्रेस भी बोला गया है। मेहता कांग्रेस, क्योंकि जो मेहता हैं वो मुंबई के रीजन से हैं। पूरा नाम है इनका फिरोज शाह मेहता। क्या नाम है? फिरोज शाह मेहता। तो जो लोग ये नरम दल के लॉयल थे, बस वही लोगों ने मेहता कांग्रेस में हिस्सा लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि बंगाल का डिवीज़न तो कब हुआ है? 1905 में हो गया। कब? 16 अक्टूबर 1905। लेकिन हुआ ये कि दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, एंड द क्वीन एम्प्रेस और रानी भी जब भारत आई थी, ठीक है, तो इन्होंने 12 दिसंबर को ये डिक्लेयर कर दिया कि 12 दिसंबर 1911 को एक आलीशान दरबार का आयोजन दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में एक दरबार तो 1903 में देखा था, एक ये 1911 वाला देख रहा है। और उसमें ये कहा गया था कि ये बंगाल के पार्टीशन खत्म करके जो राजधानी है वो कलकत्ता से कहाँ पे ट्रांसफर करी जाएगी? दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली, ठीक है। और कलकत्ता राजधानी बनी क्या? 1772 में बनी थी। और हुआ भी ऐसा ही, जब ये इस चीज़ की डिक्लेरेशन तो हुई 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन ये राजधानी ट्रांसफर कब हुई? 3 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है। डिक्लेरेशन हुआ है 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफरेशन कब हुआ है? 23 दिसंबर 1912 को। और जब इसी राजधानी ट्रांसफर के समय जो जुलूस निकल रहा था किसका? हार्डिंग का, तो हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका गया। किसने बॉम्ब फेंक दिया? रास बिहारी बोस, ठीक है, और भाई बाल मुकुंद ने। तो इसमें हुआ ये था कि रास बिहारी बोस तो उस समय क्या थे कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, वहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये तो वापस वहाँ पे चले गए अपना। लेकिन भाई मुकुंद दास को इसमें फांसी की सज़ा हुई थी हार्डिंग बॉम्ब केस में। तो यार कि पूछ दिया जाए कि हार्डिंग बॉम्ब केस में किसको सज़ा हुई थी? तो हार्डिंग बॉम्ब और ये भाई बाल मुकुंद को। आगे हम देखेंगे अब जब ये एनलमेंट हो गया, यानी कि विभाजन रद्द हो जाता है, तो वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल पर इंटीग्रेटेड एंड 3 सेपरेट स्टेट्स क्रिएटेड। तो जो पश्चिमी बंगाल उत्तरी बंगाल का तो मतलब एकीकरण हो जाता है, लेकिन 3 नए राज्य बनते हैं। जरा देखते हैं। बंगाल जो था उसमें उस समय का ईस्ट और वेस्ट बंगाल बना था जैसे पहले था। इसके बाद असम को 1874 में उसका जो स्टेटस था उसी के हिसाब से उसको ला दिया गया, उसी के हिसाब से उसकी रेखाएं खींची गई। और बिहार और उड़ीसा को फाइनली अलग स्टेट बनेगा। कब? ये जाके 1935 के अंदर। तो बिहार एंड उड़ीसा एक फाइनली एक सेपरेट स्टेट कब बना था? इन द ईयर ऑफ 1935 में। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वदेशी, ठीक है। 1906 में हरेंद्रनाथ दत्त ने स्वदेशी को बोला था कि ये सिमिलर है गॉडेस ऑफ रोम। जो जूनस है ना, रोम की जो देवी थी जूनस, उसके समकक्ष के साथ तुलना करी है हरेंद्रनाथ दत्त ने। और धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट क्या हो गया? फिजल आउट हो गया और धीरे धीरे मध्यम पड़ जाता है। ये चल पहले हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा
महात्मा गांधी का एक कथन याद रखना, द रियल अवेकनिंग ऑफ इंडिया हैपेंड विद आफ्टर बंगाल पार्टीशन, की भारत का जो वास्तविक जागृति हुई है वो बंगाल पार्टीशन के बाद हुई है। यानी कि बंगाल पार्टीशन ने जगा दिया था भारतीयों को कि ब्रिटिशर्स का जो भी पॉलिसीज होने वाली है वो कितना ज़्यादा घातक होने वाली है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम जरा बात करते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन था इसका प्रचार प्रसार और किन किन एरियाज में रहा था। 22 साल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी और गांवों में उत्थान कार्यक्रम चलाया और लोगों को आंदोलन के प्रति जागृत भी किया था। चलिए ठीक है, ठीक है। तो 22 साल बताया था, 22 साल के अध्यापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना। तो फिर आर्य बांधव समिति की स्थापना करने वाले कौन है? ये है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा है कि सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की बात की थी। तो नाम याद रखना, भोलानाथ ने। भोला तिलक द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किए गए गणपति और शिवाजी जो महोत्सव थे, गणपति महोत्सव की स्थापना शुरुआत 1893 में, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 से जो उन्होंने करी थी। उत्सवों में स्वदेशी का प्रचार पश्चिमी भारत के साथ साथ बंगाल में भी किया था, यानी कि महाराष्ट्र के रीजन में एक्टिव थे तिलक उस समय। और स्वदेशी आंदोलन में तिलक ने स्वदेशी का प्रचार करने के लिए स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना करने वाला कौन है? तिलक। बम्बई और पूना में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं उसकी पुत्री, कौन कौन उनकी पुत्री थी? श्रीमती केतकर, उनकी पुत्री ने भी किया था। शिवराम पंत परांजपे, ये महाराष्ट्र के रीजन में एक्टिव थे। और श्रीमती A.V. जोशी ने भी बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंजाब की बात करें तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी को पंजाब एवं उत्तरी भारत में फैलाया। इसके अलावा तो मुंशी राम, यानी इनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, और आर्य समाजी थे चंद्रिका दल ने स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया। ये चंद्रिका दल किससे रिलेटेड है? आर्य समाज से रिलेटेड था ये चंद्रिका दल। ठीक है, हाँ। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी का दिल्ली में नेतृत्व किया था। स्वदेशी दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सैयद हैदर रजा। चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में संयोजित करने वाले दो व्यक्ति थे, चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा। बिपिन चंद्र पाल के भाषणों से भी स्वदेशी मद्रास प्रेसिडेंसी में फैला। तो पूछा जाता है कि भाषण देने में निपुण थे बिपिन चंद्र पाल और इनका मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हमें ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि बिपिन चंद्र पाल का संबंध सिर्फ बंगाल से था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ही कैसे पहुंच जाएंगे। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर्वोत्तम राव ने। तो आंध्र जो लोग हैं, आंध्रास है ना, वो सब सर्वोत्तम है। परंपरागत उत्सवों तथा मेलों द्वारा भी स्वदेशी का प्रचार हुआ। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ा दिया। ठीक है, आत्मशक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ने कॉन्सेप्ट दिया था इन दोनों का। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, बताया था पहले। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1905 में हुई थी। अरविंद घोष इसके कौन बने थे? प्रिंसिपल बने थे। इसी तर्ज पर 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना भारतीय राष्ट्रवादियों ने की थी। अरविंद घोष इससे भी जुड़े थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, उसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त, ये आज़ादी का दिवस है हमारे, और 1906 में। आगे देखेंगे तकनीकी शिक्षा के लिए 25 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ठीक है, तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 25 जुलाई को। तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट पहले स्थापना हुई है और बाद में शिक्षा परिषद की स्थापना तो हुई है 15 अगस्त 1906 को। बंगभंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना करी। ये बताया था सतीश चंद्र मुखर्जी ने। डॉन सोसाइटी किसने? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना भी हुई और PC रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो चीज़ें समझाने लायक नहीं है तो मैं बस रीड करते जाऊंगा, बस ध्यान से देखना है। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को हमें मिलता है। देखिए, बंगाल में आज भी संस्कृति जीवंत हमें दिखती है, जैसे कि कला की बात है, पेंटिंग की बात है। आज ही आप बंगाल में जाओगे तो यहाँ पे लोग इनके ट्यूशन्स लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है बंगाल विभाजन का वो सांस्कृतिक क्षेत्र पर देखने को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद, इन सब ने राष्ट्रीय भावना के गीत भी लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो पूछेगा कि कब लिखा था इन्होंने, किस आंदोलन में? ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन में। चित्रकला के क्षेत्र में अब ये देखो आमार सोनार बांग्ला है, ये इसी बात का संकेत है कि ये बंगाल की संस्कृति की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है? सांस्कृतिक क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्र नाथ टैगोर, जिनका जन्म 1871 से 1951 में मृत्यु होती है, और नंदलाल बोस महत्वपूर्ण थे। चित्रकला के मामले में कौन दो पर्सनालिटीज? अवनींद्र नाथ टैगोर और नंदलाल बोस।
अवनींद्रनाथ ने पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर पूर्णतः स्वदेशी कला की प्रेरणा से चित्र बनाए थे, यानी कि वेस्टर्न जो प्रभाव था वो एकदम खत्म करके एकदम प्योर देसी स्टाइल में इनके चित्र बने थे। अवनींद्रनाथ नव बंगाल चित्रकला के प्रवर्तक थे। अब ये देखो, ये नाम तो हमें पता है कि नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर, लेकिन अगर पूछा जाए प्रवर्तक कौन थे नवीन कला के या बंगाल चित्रकला के, तो अवनींद्रनाथ। क्यों? क्योंकि नंदलाल बोस का जो जन्म है वो बिहार में हो रहा है, मुंगेर, उस समय तो ये बंगाल ही था। नंदलाल बोस ने 1907 में स्थापित जो की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम चित्रकार थे, पहले भी डिस्कस किया है। इस सोसाइटी की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसी वजह से इनको चित्रकला का संस्थापक माना जाता है। बंगाल चित्रकला का संस्थापक है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, पीसी राय आदि ने काफ़ी कार्य किया। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार घरों से बाहर आकर महिलाओं ने धरनों और प्रदर्शनों में भाग लिया। तो पहला आंदोलन भारत में जिसमें महिलाएं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये स्वदेशी आंदोलन। लेकिन पहला अखिल भारतीय आंदोलन ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया तो वो था 1931 का या 1930 का CDM सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें सरोजिनी नायडू, इस प्रकार की महिलाओं ने, ये कमला चट्टोपाध्याय, इस प्रकार की जो महिलाएं थी, नाम था कमला चट्टोपाध्याय, इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। और कमला चट्टोपाध्याय ही वही महिला हैं जिसने गांधी जी को ये कन्विंस किया था कि CDM यानी कि नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भी हिस्सेदारी इंश्योर होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं को भी आप परमिशन दीजिए। आंदोलन का सामाजिक स्तर भी बढ़ा था, इसमें कुछ जमींदार भी थे। अब कौन कौन शामिल थे, कौन कौन सी क्लास थे इसमें? देखो, जमींदार क्लास भी था, शहरों के निम्न मध्य वर्ग जो लोग थे वे भी थे, और छोटे कस्बों के छात्रों ने व्यापक स्तर पर इसमें भाग लिया था। यानी कि जो अपर क्लास था, अपर एलिट क्लास, वो उसमें शामिल नहीं था। किसान स्वदेशी आंदोलन से अलग ही रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात है। क्यों? क्योंकि उस समय आप देखोगे कि किसानों में जागरूकता की उस समय तक कमी है। किसानों में जागरूकता आती है वो आती है 1925 के बाद से, ठीक है। इवन अगर हम बात करें तो हमारा 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको तो हम किसान विद्यार्थी मूवमेंट के नाम से ही जानते हैं। किसान विद्यार्थी मूवमेंट, इसको याद करने का तरीका बताया था, सफल, S से स्टूडेंट, F से फार्मर, ठीक है, और L से लेबर, ये तीन लोगों ने मिलकर सफल कराया है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की मुख्य कमी यही रही कि इसमें बहुसंख्यक मुस्लिम, विशेषतः मुस्लिम किसान शामिल नहीं हुए थे, कोई मुस्लिम शामिल कम ही हुए। स्वदेशी आंदोलन के चरमोत्कर्ष के समय बंगाल में सांप्रदायिक दंगे फैल गए और मुस्लिम कृषकों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध दंगे किए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई आंदोलन हुआ ये सांप्रदायिक दंगे फैले, मुस्लिम के द्वारा, कभी हिंदूज के द्वारा, जो भी रहा हो। 1908 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन धीमा पड़ जाता है क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन हो गया और कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। तिलक, अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया था। तिलक 1908 में तो गिरफ्तार हो गए थे और तब ये छूट कर आएंगे 1914 में, और तब ये स्टार्ट करेंगे होम रूल लीग मूवमेंट। सरकार के दमन से भी आंदोलन को कुचल दिया गया और स्वदेशी आंदोलन में प्रभावशाली संगठन व पार्टी संरचना की कमी थी, इस वजह से ये फेल हो गया। मतलब कोई स्ट्रक्चर प्लानिंग नहीं थी, ना ही कोई पार्टी थी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। तो ये चर्चा की हमने बंगाल विभाजन आंदोलन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर कर सकते हैं जिससे कि मेरा रीच बढ़ेगा, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं। धन्यवाद।